हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर में इस चैप्टर से एमसीक्यूज आना बहुत जरूरी है। क्योंकि लार्ज क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनते हैं, केस स्टडी का चांस काफी कम होता है, इसलिए एमसीक्यू में इसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है। तो क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। आपको करना क्या है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपने सोचना है कि आंसर क्या है। फिर जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा तो आपको उस आंसर से मैच करना है। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत बढ़िया, आपको अपने आप को 1 नंबर देना है, 1 मार्क देना है, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सको कि आपके कितने आंसर सही हैं। राइट? अगर गलत भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना ताकि आप दोबारा से रिवाइज कर सको, उसको चेक कर सको। अगर उसमें जो रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको गो थ्रू कर सको। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्या करना है, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं, चाहे आपके 17 स्कोर करते हो, आप 18 करते हो, 20 आउट ऑफ 20 करते हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि आपको खुद को पता रहे नेक्स्ट टाइम कि आपकी लास्ट टाइम परफॉर्मेंस क्या थी। लास्ट टाइम जब आपने इस वीडियो को देखा आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने क्वेश्चन सही थे। राइट गाइस? चलिए, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके 15 से 20 नंबर आप स्कोर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे पेस पर चल रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, कीप इट अप। अगर आपके 10 से 15 नंबर आप स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब आपको बार बार रिवीजन की जरूरत है, अभी आपने इस चैप्टर को स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं किया है। और अगर आपके मार्क्स 10 से भी कम है तो इट्स ए वेरी हाई अलर्ट गाइस, बहुत हाई अलर्ट है। इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस इस चैप्टर की दी हुई हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप सुनिए, उसको एनालाइज कीजिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डालिए गाइस। राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को गाइस। It is an account which an Indian citizen must open with the depository participant. Depository participants कौन हो सकता है? बैंक्स हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं। To trade in listed securities in electronic form. ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी करंट अकाउंट, ऑप्शन सी डीमेट अकाउंट और ऑप्शन डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आरडी अकाउंट बोलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट खोला जाता है डिपॉजिटरी के पास। चलिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आप जाओगे, एक अकाउंट खुलवाओगे। अगर आप सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहते हो, उस अकाउंट का नाम क्या है? 1-0, टाइम इज अप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, दैट इज कॉल्ड डीमेट अकाउंट। आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर आप सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहते हो तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग शेयर्स इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन, ऑप्शन बी रीमैटेरियलाइजेशन, ऑप्शन सी डीमेट अकाउंट और ऑप्शन डी करंट अकाउंट। द इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग शेयर्स इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं इसको? डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं, रीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं, डीमेट अकाउंट बोलते हैं या फिर करंट अकाउंट बोलते हैं गाइस? या टाइम इज अप जी। क्या आंसर आपका? ऑप्शन सी डीमेट अकाउंट? नहीं सर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डीमैटेरियलाइजेशन। ठीक है, जब हम शेयर्स को उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं उसको हम बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स रिकन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग है आपके पास में और आपको दोबारा से आप उसको फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डीमैटेरियलाइजेशन, ऑप्शन बी रीमैटेरियलाइजेशन, ऑप्शन सी डीमेट अकाउंट और ऑप्शन डी करंट अकाउंट। मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स पड़े हैं और आप उसको फिर से फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करा रहे हो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यस, 4 3 2 1 0। हाँ जी, लॉक कर दे बेटा। देखो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक जो होल्डिंग्स आपके पास उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड रीमैटेरियलाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर ऑपरेशनल इन इंडिया? डिपॉजिटरी कितने हैं इंडिया में इस समय जो ऑपरेशन में है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। आपको बताना है कितने ऑपरेशनल डिपॉजिटरी हैं इंडिया के अंदर राइट नाउ। हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर ऑपरेशनल इन इंडिया? A1, B2, C3 और D4। कितने हैं भाई?
डिपॉजिटरीज, चिंता मत करो, उनके नाम भी आएंगे अभी, और एमसीक्यूज में उनके नाम भी आएंगे, आपसे शेयर करूंगा मैं। यस, देयर आर ओनली 2 डिपॉजिटरीज नाउ ऑपरेशनल इन इंडिया। मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आने वाले एमसीक्यूज में उनके नाम आ जाएंगे आपके पास में, राइट। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म एनएसडीएल स्टैंड्स फॉर, लो जी, फर्स्ट डिपॉजिटरी आ गया आपके पास एनएसडीएल। अब आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन बी नेशन सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, ऑप्शन सी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और ऑप्शन डी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज वन ऑफ द डिपॉजिटरी इन इंडिया, राइट। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ध्यान से पढ़िए सारी फॉर्म्स को एक बार। आप रीड वेरी केयरफुली ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन को बड़ी ध्यान से पढ़ना गाइस। हाँ जी, एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जी हाँ, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टर्म सीडीएसएल स्टैंड फॉर, अभी हमने क्वेश्चन किया था, देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया, फर्स्ट था एनएसडीएल, सेकंड है सीडीएसएल। अब आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूं। ऑप्शन ए सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऑप्शन बी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन सी सेंट्रल डिपार्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन डी सेंट्रल डिपार्टमेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड। देखो यार, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द correct form of CDSL. The term CDSL stands for 2, 1, 0. Time is up guys. The correct answer is Central Depository Services Limited. देखो NSDL में क्या था? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, वहां सिक्योरिटी था, यहां पर एस का वर्ड क्या है? सर्विसेज। सो बी केयरफुल गाइस, बी केयरफुल हियर। एनएसडीएल में एस का मतलब सिक्योरिटी है और यहां पर सर्विसेज है, राइट। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। योर ऑप्शंस आर मनी मार्केट, ऑप्शन बी कैपिटल मार्केट, ऑप्शन सी प्राइमरी मार्केट, ऑप्शन डी फाइनेंशियल मार्केट। डैश मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ऑप्शन को फिल कीजिए गाइस, कौन सी मार्केट की बात की जा रही है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। गाइस आपको बताना है कौन सी मार्केट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है यहां पर। यस गाइस, द करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट्स विद अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन द मार्केट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है वो कौन से मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं? योर ऑप्शंस आर मनी मार्केट, ऑप्शन बी कैपिटल मार्केट, ऑप्शन सी प्राइमरी मार्केट, ऑप्शन डी सेकेंडरी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स विद ए मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन द डैश मार्केट। कौन सी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं? जी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। यस, चलिए टाइम को लॉक कर दे बेटा। गुड, द करेक्ट आंसर इज मनी मार्केट। अगर इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर तो उसको कहां ट्रेड किया जाएगा? मनी मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स विद ए मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो जो मोर देन 1 ईयर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको ट्रेड किया जाता है वो कौन से मार्केट में किया जाता है? योर ऑप्शंस आर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स विद ए मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन दी डैश मार्केट। मनी मार्केट की बात करें, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। लेस देन 1 ईयर तो मनी मार्केट था, तो ऑब्वियसली मनी मार्केट तो आंसर नहीं होगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं ये लोग। Instruments with a maturity of more than 1 year are traded in the capital market, right? फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होती है मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होता है, और मोर देन 1 ईयर जो मैच्योरिटी होती है वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड की जाती है इंस्ट्रूमेंट्स की। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अगर आपने अभी तक सारे क्वेश्चन को केयरफुली किया है ना, तो इसका आंसर आप बिल्कुल करेक्ट देंगे। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। फाइनेंशियल मार्केट में हम मार्केट को क्लासिफाई किस बेस पर करते हैं? अमाउंट के बेसिस पर, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज के बेसिस पर, नेचर ऑफ मार्केट के बेसिस पर, या मैच्योरिटी के बेसिस पर? आई थिंक दिस शुड बी द वेरी करेक्ट आंसर अगर आपने अभी तक सारे एमसीक्यूज ढंग से करे हैं तो। Financial markets are classified on the basis of amount, nature of securities, nature of market or maturity. Financial markets are classified on the basis of maturity. अभी हमने कहा था maturity less than 1 year, तो money market maturity more than 1 year, तो capital market simple as such. So this is the correct answer is maturity. The dash market is a market for short-term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. These assets are close substitutes for money. It is a market of low risk. किसकी बात कर रहे हैं? मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं, या सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं? ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स अरेंज करती है, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी लेस देन अप टू 1 ईयर होती है। इट इज ए क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। कौन सी मार्केट के बारे में बात करें? और जिसमें रिस्क भी लो है। ये मनी मार्केट की बात करें, कैपिटल मार्केट की, प्राइमरी की, या सेकेंडरी की? गाइस, मार्केट डैश इज ए मार्केट, द करेक्ट आंसर इज मनी मार्केट। अभी हमने डिस्कस किया था कि लेस देन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर जो होते हैं, यहां पर फंड्स रेज किए जाते हैं, और ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है मनी का, और इसके अंदर में रिस्क भी क्या होता है? लो होता है। क्यों होता है लो रिस्क? क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रेस कर रहे हो ना। लॉन्ग टर्म में रिस्क ज्यादा हो सकता है कि पता नहीं ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म में तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, 2-3 महीने में पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। मतलब लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। द मनी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी, लो रिस्क और ऑल ऑफ द अबव। वाओ सर, अभी तो डिस्कस किया आपने, फिर भी देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है। अभी हमने इसको पूरे को डिस्कस किया, बट स्टिल यू नीड टू हैव द करेक्ट आंसर। द मनी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी, लो रिस्क और ऑल ऑफ द अबव। द मनी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ ऑल ऑफ द अबव गाइस, क्योंकि यहां पर मनी मार्केट जो होती है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी होता है और लो रिस्क होता है, तो इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और ऑल ऑफ द अबव। मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, या ऑल ऑफ द अबव? यू हैव टू आंसर दिस गाइस। Who are the major participants of money market? RBI, commercial banks, non-banking finance companies, or all of the above? The major participants are all of the above, guys. ये तीनों major participants हैं money market के अंदर में। Next question पर आते हैं बच्चों। Who are the major participants of money market? Large corporate houses, mutual funds, state government, or all of the above? अब आपको बताना है कि इनमें से मेजर पार्टिसिपेंट कौन है मनी मार्केट में। लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट होती है? हु आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट? लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, स्टेट गवर्नमेंट और ऑल ऑफ द अबव? यस गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये भी मेजर पार्टिसिपेंट्स है किसके? मनी मार्केट के। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मनी मार्केट। आपको वो फीचर फाइंड आउट करनी है जो मनी मार्केट की नहीं है। ऑप्शन ए हाईली लिक्विड, ऑप्शन बी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी, ऑप्शन सी हाई रिस्क, ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। इन चार में से एक ऐसी फीचर है जो मनी मार्केट की नहीं है, आपको बताना है वो कौन सी है। इज इट हाईली लिक्विड, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी, हाई रिस्क और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट? Find out the feature, non-feature of money market rather I should say, कि जो मनी मार्केट की फीचर नहीं है
देखो, मनी मार्केट हाईली लिक्विड होती है, बिल्कुल होती है। क्लोज सब्सिट्यूट फॉर मनी होती है, बिल्कुल होता है। हाई रिस्क, गलत। मनी मार्केट में लो रिस्क होता है। अभी तक हमने एमसीक्यूज में कवर किया इस बात को कि जो मनी मार्केट है उसमें रिस्क क्या होता है, लो रिस्क होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फीचर नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी। देखो सेबी कई फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे रेगुलेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस। इस पर एमसीक्यू पक्का आता है और आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप का फंक्शन है ये रेगुलेटरी है, डेवलपमेंट है या प्रोटेक्टिव है। यहां भी आपको यही बताना है कि रेगुलेटरी फंक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या कोई भी नहीं है इसमें से। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज, ये कौन से फंक्शन में आएगा, रेगुलेटरी में, प्रोटेक्टिव में या डेवलपमेंट में? देखो अगर स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे तो क्लू आपको वैसे भी मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल क्लू मिल जाएगा आपको। ये कह रहा है रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन, सिंपल एज सच। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पर, रेगुलेटरी फंक्शंस। क्लियर? तो रेगुलेटरी फंक्शंस है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। He is a person who wants to deal in shares and whose name is recorded with a depository. He is the real owner of the shares who has lost them with the depository through book entry till the day he sells them. आपको आइडेंटिफाई करना है किसके बारे में बात की जा रही है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में बात की जा रही है, डिपॉजिटरी के बारे में बात की जा रही है, इशुइंग कंपनी के बारे में बात की जा रही है, या फिर इन्वेस्टर के बारे में बात की जा रही है। रीड स्टेटमेंट केयरफुली गाइस। आपको इन चारों में से चेक करना है कि किसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है बेटा। The person who wants to deal in shares and whose name is recorded with the depository. He is the real owner of the shares and who has lost them with the depository through book entry till day he sells them. And the correct answer here is इन्वेस्टर। उसी को तो इन्वेस्टर बोलते हैं भाई, इसी को तो इन्वेस्टर बोलते हैं जो डील करना चाहता है शेयर्स के अंदर में और जिसका नाम रिकॉर्डेड है डिपॉजिटरी के पास में, जो रियल ऑनर है, जिसने बुक एंट्री कर रखी है अपने पास में और अभी तक उसने उसको शेयर्स को बेचा नहीं है, तो ही इज कॉल्ड इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डीमैट अकाउंट एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। Exemption of stamp duty for dealing in shares in the electronic form, elimination of problems associated with transfer of shares in the physical form, the concept of odd lot prevails, increased liquidity through speedy settlement. Identify the incorrect statement. देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको डीमेट अकाउंट के ना बेनिफिट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब ये चारों बेनिफिट्स होते हैं लेकिन एक स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर दिया गया, वो कौन सी आपको ये बताना है इसके अंदर में। कुछ समझ आया? ऐसे नहीं लग रहा कि चारों ही तो सर बेनिफिट्स हैं इसके। आपने अगर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या जहां भी नोट्स पढ़े हैं आपने, तो आपको लगेगा चारों ही बेनिफिट्स है, लेकिन यहां पर एक वर्ड प्ले कर दिया आपके साथ, द कंसेप्ट ऑफ ऑड लॉट्स प्रिवेल्स नहीं है, द कंसेप्ट ऑफ ऑड लॉट्स एबॉलिश्ड। जो ऑड लोड का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया था डीमेटेरियलाइजेशन की वजह से, और यहां पर उन्होंने वर्ड क्या लिख दिया, प्रिवेल्स। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और अगर आपका ये आंसर सही था तो वेल डन गाइस, तालियां मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपने आंसर सही फाइंड आउट किया था तो क्लैपिंग फॉर यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर सेफ्टी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सेबी। अब आपको ये भी याद हो गया होगा कि सेबी कितने फंक्शन परफॉर्म करती है, कितने टाइप के, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से फंक्शन में आएगा, रेगुलेटरी में से, प्रोटेक्टिव में से, डेवलपमेंट में से, या किसी में से भी नहीं। ऑब्वियसली तीनों में से एक होगा। आपको फाइंड आउट करना है, बताओ कि कौन सा फंक्शन है ये सेबी का, रेगुलेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्टिव है, डेवलपमेंट है। यस। और अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं गाइस। कीवर्ड्स को पकड़ना शुरू कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। देखो किसी को सेव करने का मतलब क्या है, उसको प्रोटेक्शन देना, सिंपल एज सच। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर सेफ्टी इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
In primary markets, first time issued shares to be publicly traded in the stock market is considered as, मतलब प्राइमरी मार्केट में आप फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्शन ए ट्रेडेड ऑफरिंग बोलते हैं उसको, बी पब्लिक मार्केट्स बोलते हैं, सी इशुएंस ऑफरिंग बोलते हैं, या डी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम आप शेयर इशू कर रहे हो पब्लिकली ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडेड ऑफरिंग, पब्लिक मार्केट्स, इशुएंस ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। 1 और ये हो गया 0। बेटा इसका करेक्ट आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम आईपीओ भी बोलते हैं। नॉर्मली आपने जरूर सुना होगा आईपीओ लॉन्च हो रहा है कंपनी का, तो उसी को आईपीओ बोलते हैं। जब कोई कंपनी जो फर्स्ट टाइम पब्लिक शेयर्स इशू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी आंसर सही होंगे। वॉट जितने भी आपके आंसर सही हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। फिर भी कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ और आपको लगता है कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आपके साथ डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा आपको गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।